एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और अब आपने स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी में हमने कवर किया था लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम पढ़ रहे हैं बेटा पुष्प में जो नर भाग है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। इस पुंकेसर में जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। ये रहा परागकोश और नीचे वाली डंडी होती है पुतंतु। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ नया नहीं बता रही हूँ अभी। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पराग कोश के अंदर पराग कण के निर्माण की प्रक्रिया को ही बेटा लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद बहुत अधिक संख्या में पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। कौन सी कोशिकाओं से होता है तो मैं वो भी आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले विभाज्योति की कोशिकाएं विभाजन करके प्रपशु कोशिका बनाती है यानी कि ऊतकों का संगठन बनता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। देखो, सबसे पहले लघु पराग मात्र जो कोशिका है जो पराग कण को जन्म देगी, ठीक है, उस पराग मात्र कोशिका से पराग मात्र कोशिका से क्या बनता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनता है लघु बीजाणु चतुष्क। और जब चतुष्क बन गया मतलब चार जगह पे जाके परागकण ऐसे जुड़ गए तो इस लघु बीजाणु चतुष्क का जब विघटन होगा, जब ये टूटेगा, जब परागकण मैच्योर हो जाएंगे ना, तो 4 परागकण के रूप में अलग अलग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और ये परागकण बेटा यहीं रहेंगे परागकोश के अंदर। अब हमें क्या समझना है कि ये जो प्रक्रिया हुई पूरी, मतलब हमने लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझा, जिसके द्वारा हमने किसका निर्माण करवा दिया बेटा? परिपक्व परागकणों का। अभी तो ये परागकण पुष्प के नरभाग यानी कि परागकोश में ही है, लेकिन जैसे ही परागकोश के अंदर इन मैच्योर परागकणों की संख्या बढ़ जाएगी वो परागकोश फटेगा। ठीक है, उसका मुंह खुलेगा, वो यहाँ से फटेगा और ये सारे के सारे परागकण यहाँ मुक्त होंगे। और ये मुक्त हुए परागकण किसी प्रक्रिया के द्वारा पुष्प के मादा भाग यानी कि स्त्री केसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये रहा पुष्प का मादा भाग। बीच में इसमें ये जो संरचना मैं बना रही हूँ आज थोड़ी चेंज बना रही हूँ, है ना, क्योंकि दोनों टाइप के डायग्राम आपको पता होने चाहिए, ये वाला भी और वो जो मैं बनाती हूँ वो वाला भी। ये जो है ये भी क्या है? बीजांड है, ओव्यूल है। और ये जो है ये है बेटा अंडाशय। ऊपर का ये जो हिस्सा हमें दिखाई देता है इस हिस्से का नाम होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अब हुआ क्या? परागकण जाके वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, तो जिस अवस्था में परागकण जाके वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा उस अवस्था के पहले की अवस्थाओं को हमें पहले समझना है कि ये जो परागकण यहाँ मुक्त हुए हैं ना, परागकण यहाँ मुक्त हुए हैं परागकोश के ऊपर, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको परागकण की संरचना समझाती हूँ कि जब ये लघु बीजाणु चतुष्क से चारों के चारों परागकण अलग हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कौन सी संरचना बनाई? तो ये जो 4 परागकण मुक्त हुए थे ना बेटा, ये करते हैं आप समसूत्री विभाजन। ये परागकण करते हैं आप समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन करके ये अपने केंद्रकों को बांट देते हैं। आप ये मान सकते हो कि 4 परागकण 4 कोशिकाएं हैं। ये चारों कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके अलग अलग केंद्रकों में बट जाएगी, लेकिन एक ही जगह पे। तो वो कैसे? तो देखिए, ये एक सिंगल परागकण कुछ ऐसा होगा, ये इसकी
आंतरिक लेयर है। आंतरिक लेयर के बाहर की तरफ ये बाहरी लेयर है। इनके नाम मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ये है बाहरी लेयर। आंतरिक लेयर में एक छोटा सा छिद्र होता है और इसके अंदर ही ये एक केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रकों में बट जाता है, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। और बाकी जगह यहाँ का जो द्रव होता है साइटोप्लाज्मिक द्रव वो भरा होता है, ठीक है। तो ये जब इस चतुष्क से परागकण मुक्त हुए ना, तो उन परागकण कोशिकाओं में ये जो परागकण है ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इस स्थिति में ये जो है बेटा, ये एक प्रकार की कोशिकीय अवस्था है इसकी। यहाँ से ये विभाजन करेगा, केंद्रक विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, और दो बराबर भागों में ये केंद्रक बट जाएगा। पहला केंद्रक होगा बेटा वर्धी केंद्रक, पहला केंद्रक होगा वर्धी केंद्रक, और दूसरा केंद्रक होता है जनन केंद्रक। दूसरा केंद्रक होता है जनन केंद्रक। ये जो छिद्र हमें दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को कहा जाता है बेटा जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर। वर्धी केंद्रक को कायिक केंद्रक भी कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कायिक केंद्रक भी कहते हैं। इसके बाहर वाली जो लेयर है परागकण की, उसे बाह्य चोल कहते हैं। बाहरी लेयर को बाह्य चोल यानी कि एक्साइन कहते हैं। अंदर वाली लेयर को अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हुआ जो परागकण है वो समसूत्री विभाजन करके अपने केंद्रकों को दो भागों में बांट देगा। एक होगा वर्धी और दूसरा होगा बेटा जनन केंद्रक। बाहर की तरफ ये अपने एक लेयर बनाएगा। सबसे बाहर वाली लेयर को बाह्य चोल या एक्साइन कहेंगे। अंदर वाली लेयर को अंतःचोल, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, अंतःचोल या इंटाइन कहेंगे। अंतःचोल में एक छोटा सा छिद्र होता है जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इसे कहा जाता है जनन छिद्र या फिर जर्मपोर। जनन छिद्र या जर्मपोर। जो जनन केंद्रक है, जो जनन केंद्रक है, ये अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेट लेता है और एक प्रकार की कोशिका यही बना लेता है इसी आवरण के अंदर, जिसे कहा जाता है बाद में बेटा जनन कोशिका, ठीक है। और साथ ही साथ सिमिलरली ये भी वर्धी केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेट लेता है और वर्धी केंद्रक भी वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये दोनों ही कोशिकाएं, मतलब दोनों ही केंद्रक कोशिकीय अवस्था में यही होते हैं, इन्हीं आवरणों के अंदर, बाह्य चोल और अंतःचोल के अंदर। इसका रीजन ये है कि ये जो बाह्य चोल है ना, ये बाह्य चोल बेटा अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ जिसका नाम है बेटा स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अब इसका रीजन ये है कि जैसे ही पराग कोश से परागकण मुक्त हुए ना, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही वर्तिकाग्र के ऊपर यानी कि मादा भाग के ऊपर पहुंच जाए और तुरंत ही अंदर पहुंचकर क्या कर लें, निषेचन कर लें। हो सकता है ये परागकण यहाँ से निकले, धूल में गिर गए या वायु के माध्यम से कहीं और पहुंच गए, पानी के ऊपर पहुंच गए या धूप में पड़ा हुआ है, बहुत सारे रीजन। तुरंत ही अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। हम मानव है, जब हमारा इतना खराब ट्रांसपोर्टेशन है तो ये तो सोच लो, ये तो बेचारे बेजान वो है क्या, फ्लावर के अंग है छोटे छोटे से, और परागकण तो इतना छोटा होता है कि हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। और परागकण बेटा अगुणित होता है। परागकण की जो कोशिका होती है वो अगुणित होती है। परागकण की कोशिका अगुणित होती है। जैसे जनन केंद्रक जनन कोशिका अगुणित होगी, फिर ये वर्धी कोशिका अगुणित होगी। अगुणित का मतलब आधे आधे गुणसूत्र आए हैं इनमें, क्योंकि जब पराग मात्र कोशिका ने विभाजन किया था ना, तभी इन्हें अर्धसूत्री विभाजन कर दिया था, गुणसूत्रों का बंटवारा कर दिया था, ठीक है।
पराग मात्र कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये जो परागकण यहाँ से मुक्त हुए हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। अगर आपसे परागकण की संरचना पूछी जाए तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। अब मैं एक बात बोल रही थी कि परागकण का जो बाह्य चोल है, ये बाह्य चोल यानी कि एग्जाइम बेटा स्पोरोपोलेनिन नामक एक प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है। इस पदार्थ के बने होने के कारण इस परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। क्वेश्चन 2 नंबर में डाल सकता है कि परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता क्यों, या पूछ लेगा कि परागकण का बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है, तो पदार्थ का नाम है बेटा स्पोरोपोलेनिन। और जैविक अपघटन क्यों नहीं होता, तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इस स्पोरोपोलेनिन रसायन पर, सॉरी स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है इस पर दाब, ताप, विभिन्न प्रकार के रसायन, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। ये 2-2 महीने भी अगर धरती पे पड़ा हुआ है कहीं कहीं पे भी, और फिर ये सही जगह पे यानी कि अपनी ही जाति या अपने जैसी दूसरी जाति के सेम पुष्प के ऊपर पहुंच जाए तो वापस से ये निषेचन करवा सकता है, इतना पावरफुल होता है, ठीक है, और बीज का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इनमें जो परागण होता है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली प्रोसेस, वो परागण या तो कीट के माध्यम से या वायु या जल के माध्यम से होता है। स्वतः तुरंत ही यहाँ गिरे, ये सिर्फ द्विलिंगी पुष्पों में होता है और वो भी बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अदरवाइज ज्यादातर दूसरे जो पर परागण होते हैं वही होता है, जैसे कीट, जल या वायु परागण। तो यहाँ तक अभी सिर्फ मैंने आपको परागकण की संरचना बताई है। अब आगे इसके बाद हमें इसको भेजना है कहाँ, वर्तिकाग्र के ऊपर। अब ये हिस्सा हमारा वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच गया तो इसे हम कहेंगे बेटा नर युग्मकोद्भिद का विकास। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर इसमें होता क्या क्या है, वही उस विकास के विभिन्न चरण होते हैं, समझ गए। देखो, परागकण इस अवस्था में यहाँ से उड़कर पहुंचा वर्तिकाग्र के ऊपर, ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं, इस अवस्था में परागकण यहाँ से उड़कर पहुंचा कहाँ बेटा, वर्तिकाग्र के ऊपर। अब जब ये वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचा तो यहाँ पहुंचते तक ही इसने अपने केंद्रक का विभाजन किया, एक बना लिया जनन केंद्रक और दूसरा बना लिया वर्धी केंद्रक, एक जनन और दूसरा वर्धी केंद्रक, ठीक है। अब इसके आगे का मैं थोड़ा सा अलग उसमें समझाती हूँ। चलिए, अगर आपसे थ्योरी में पूछ ले कि परागकण की संरचना को समझाइए तो आप सिंपल शब्दों में क्या लिखेंगे, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया था परागकण का, है ना, ये रहा परागकण का डायग्राम, इसके अंदर एक कोशिका, दूसरी छोटी कोशिका और ये सब, इतना सब कुछ था। आप लिखेंगे बेटा परागकण नर युग्मकोद्भिद, यानी कि वो युग्मक जो इसके अंदर पहुंच के निषेचन करवाएगा उसकी प्रथम कोशिका है, उसकी प्रथम कोशिका है किसकी बेटा, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। या तो ये गोलाकार होती है या फिर अंडाकार होती है, समहाउ गोल या फिर अंडाकार शेप में आपको परागकण देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि इसके अंदर केंद्रकों का बंटवारा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये कैसी कोशिका है, अगुणित, ठीक है, अगुणित है, क्योंकि यहाँ पे ही आपने अर्धसूत्री विभाजन करवा चुके थे और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही लघु बीजाणु चतुष्क बना था जिससे कि परागकण मुक्त हुए थे। अब वो परागकण समसूत्री विभाजन करके 1 से 2 या 2 से 4 में बटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणसूत्रों का बंटवारा तो यही हो गया चतुष्क में आते तक ही। तो आप कहोगे परागकण कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। इसमें 2 स्तर होते हैं, बाहरी स्तर को बाह्यचोल, अंतः स्तर को अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं, जिसके अंदर एक होता है जनन और दूसरा होता है वर्धी केंद्रक। अंतःचोल में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। ये रहेगी आपकी थ्योरी। फिर आप एक लाइन हाईलाइट करके लिख के दे सकते हो उसे कि जो परागकण का बाह्य स्तर या बाह्यचोल होता है वो अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और स्पोरोपोलेनिन के बने होने के कारण परागकण पर ताप, दाब या विभिन्न प्रकार के रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, चलिए
अब बढ़ते हैं हम परागकण की संरचना से आगे नर युग्मकोद्भिद के विकास पर। नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हो रहा है तो देखो, सबसे पहले ये जो परागकण है ना, इस परागकण के अंदर एक ही केंद्रक था, परागकण के अंदर एक ही केंद्रक था और ये चारों तरफ इसके आवरण है ना। अब इस परागकण के एक केंद्रक ने क्या किया बेटा, समसूत्री विभाजन। क्या किया, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके इस एक केंद्रक ने बना लिया कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। ठीक है, अब इस एक केंद्रक ने बना लिया 2 केंद्रक, एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को कहा गया वर्धी, अभी बताया था, और छोटे केंद्रक को कहा गया जनन केंद्रक। ठीक है, इस स्थिति में ये है। अब क्या हो रहा है कि अब इस अवस्था में ये जाकर गिर गया वर्तिकाग्र के ऊपर, इस अवस्था में ये जाके गिर गया वर्तिकाग्र के ऊपर। जैसे ही इस अवस्था में जब वर्धी और जनन केंद्रक बन चुके हैं, परागकण जाके वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है, तो आगे क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। परागकण इन 2 केंद्रकों वाली अवस्था में, अब वर्धी केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेट लेता है, वर्धी केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेट लेता है और एक कोशिका का निर्माण करता है। छोटू सा छिद्र बना लेना, जनन छिद्र है ना, अभी बनाए थे ना हमने जनन छिद्र। वर्धी केंद्रक अपने चारों ओर की कोशिका द्रव्य को समेटकर एक कोशिका बना लेता है, जिसे कहते हैं बेटा वर्धी कोशिका। ठीक है, वर्धी कोशिका। और दूसरा जो जनन केंद्रक है वो भी अपने चारों ओर की कोशिका द्रव्य को समेट लेता है, थोड़ा सा कंडेंस्ड यानी कि एकत्रित होता है और जनन कोशिका बना लेता है। क्या बना लेता है, जनन कोशिका बना लेता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, तो ये जब इस अवस्था में जाके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया ये, अब तब इसके अंदर क्या होता है, ये जाके यहाँ पर पहुंच गया। इस स्थिति में अब मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करूंगी, हाँ ठीक है, यहाँ से। इस स्थिति में जब ये जाके यहाँ गिरा हुआ है, यहाँ जाके गिर गया, तब इसका जो अंतःचूल है ना बेटा, इसका जो अंतःचूल है वो जनन छिद्र के रास्ते से, बाहर का तो बाह्य चूल है, बाहर का है बाह्य चूल, अंतःचूल जो है वो फटता है और अंतःचूल जनन छिद्र के रास्ते से एक लंबी नलिका का निर्माण करता है। इस लंबी नलिका को बोला जाता है बेटा पराग नलिका या जनन नलिका, पराग नलिका या जनन नलिका। इसके अंदर एक है वर्धी और दूसरा है जनन कोशिका। ठीक है, ये है वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका यानी कि वर्धी केंद्रक है इसके पास, और ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका। ये दोनों ही बेटा अगुणित है, एन एन, एन का मतलब क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, ये रहा इसका बाह्य चूल और ये रहा इसका अंतःचूल, और ये जनन छिद्र के रास्ते से फटा और फटकर इसके अंदर पहुंच गया। ऐसे ट्यूब अंदर डाल दिया इसने। अब इस ट्यूब में ना वर्धी कोशिका आगे आगे चलती है और जनन कोशिका पीछे पीछे चलती है। जो आगे चल रही है बेटा वो है वर्धी कोशिका, और जो पीछे चल रही है ना उसका नाम है जनन कोशिका। आगे चलते चलते वर्धी कोशिका जनन कोशिका को पोषण देते देते समाप्त हो जाती है। इति श्री रेवा खंडे समाप्ता। ठीक है, मतलब इसका स्वाहा हो गया। कहने का मतलब वर्धी कोशिका ने जनन कोशिका को पोषण दिया, पोषण देने के लिए इसके पास जितनी भी एनर्जी थी सब कुछ इस पर वेस्ट कर दी या लगा दी, और एक टाइम के बाद वर्धी कोशिका हो गई खत्म इसी जनन नलिका में, जो कि है कहाँ, वर्तिका के अंदर।
इसीलिए वर्तिका जो है, स्त्री केसर का वर्तिका जो भाग है वो खोखला होता है, क्योंकि वहां पर किसका निर्माण होता है अंदर, फिर जाके परागकण के द्वारा एक जनन नलिका या पराग नलिका का, जिस रास्ते से ये सारी कोशिकाओं को ये अंदर शिफ्ट करता है। वर्धी कोशिका जनन कोशिका को पोषण देते देते समाप्त हो गई और रास्ते में ही जनन कोशिका यानी कि जनन केंद्रक दो भागों में बट जाता है, यानी कि कर लेता है समसूत्री विभाजन और एक जनन कोशिका से दो जनन केंद्रक बन जाते हैं। एक जनन कोशिका से दो जनन केंद्रक बन जाते हैं। अब इनका काम तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जब परागकण दो एक कोशिकीय अवस्था में कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र के ऊपर, तो सबसे पहले ये समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बंट जाता है, पहले वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को इकट्ठा करते हैं और कोशिका बन जाते हैं, वर्धी और जनन कोशिका। अब ये क्या करता है, जनन छिद्र के रास्ते से वर्तिका के अंदर एक जनन नलिका या पराग नलिका का निर्माण करता है, ये भी परागकण ही कर रहा है। ठीक है, अब जब ये पराग नलिका का निर्माण हो गया ना, तो वर्धी कोशिका आगे आगे चलेगी, पहले मैं जाऊंगी, जनन कोशिका पीछे पीछे चलेगी। जस्ट लाइक ये है कोई लड़की, लड़की कहती है कि गर्ल्स ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, अब दो लोगों में कंपटीशन हो रहा है, जो जनन कोशिका है वो नर की है और नर की है तो ये नर है, और नर ऑलवेज लड़कियों से पीछे। अनवांटेड मत लेना, याद रहे तुम लोगों को, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो वर्धी कोशिका आगे जा रही है, जनन कोशिका पीछे पीछे आ रही है। इसका काम था इसको पोषण देना, किसको, जनन कोशिका को, तो बेचारी इसको पोषण देते देते रास्ते में निपट गई। अब जनन कोशिका अकेली मालिक है, ये करेगी बेटा समसूत्री विभाजन और एक जनन कोशिका दो बराबर भागों में जनन केंद्रक में बट जाती है और ये दोनों जनन केंद्रक भी अगोड़ित होते हैं, क्योंकि एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इसके बाद जितनी भी बार विभाजन होगा ऑलवेज समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या हुआ कि यहाँ दो जनन केंद्रक बन गए और ये अभी यहाँ है वर्तिका के अंदर। इस प्रकार बेटा नर युग्मकोद्भिद यानी कि ये नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये पूरे डायग्राम आपके नर युग्मकोद्भिद के विकास में बनेंगे और जितने पॉइंट्स यहाँ बोले हैं वे सारे यहाँ तक पहुंचेंगे। सब कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और इस प्रकार हमने क्या करवा दिया, नर युग्मकोद्भिद का विकास करवा दिया। क्या क्या पढ़ा हमने आज, तो हमने पढ़ा कि कैसे परागकोश के फटने के बाद परागकण मुक्त होते हैं, परागकण की संरचना कैसे होती है, उसका बाहरी स्तर यानी कि बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है, उस पदार्थ के बने होने के कारण, एक सेकंड, यस, उस पदार्थ के बने होने के कारण जो परागकण है उनका जैविक अपघटन नहीं होता। और पदार्थ का नाम फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि वो कौन सा पदार्थ है जिसके कारण परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। मैं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आऊंगी आगे और अपडेटेड चीजें आपको मिलेंगी। और बाय गॉड लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोग बोलोगे कि मैडम मैं तो फुल में से फुल ही लेके आऊंगा बायोलॉजी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पूरी रहेगी, फुल एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, जो चीजें अभी छूट भी जाएंगी उनको हम वन शॉट में लेके आएंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बस आपको साथ नहीं छोड़ना है, डटे रहना है आखिरी तक कि 26 में हमको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा मतलब 95 प्लस चाहिए मुझे। 95 प्लस का मतलब कि बायोलॉजी में पूरे में से पूरे चाहिए, ताकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में एकाधिक नंबर, 2 नंबर इधर उधर हो गए या बाई चांस प्रैक्टिकल में कट गए तो इधर हम स्कोर अच्छा कर लें। तो क्या क्या पढ़ा, परागकण मैंने बता दिया। इसके बाद हमने पढ़ा नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का विकास, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खत्म हुआ और ये पूरे चरण हमारे यहाँ से यहाँ पहुंचकर यहाँ तक अंदर तक आते तक खत्म हो गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ समझ में आया है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको सारे नोट्स हैंड रिटन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, सब कुछ हम आपको देते हैं। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अगर कैपेबल हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए,
फाइनेंशियली भी, मोटिवेशनली भी, शेयर करके, स्टोरी लगा के, व्हाटएवर डू यू वांट, आप जैसे चाहे वैसे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस इन्हीं आशा के साथ आपको अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अगला लेक्चर थोड़ा सा धांसू होगा क्योंकि अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट, यानी कि जो मादा भाग है स्त्री केसर, उसके बारे में, और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। फिर हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है ये है निषेचन के पहले की अवस्थाएं, निषेचन पूर्व अवस्थाएं। ठीक है, तो बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, राधे राधे, टेक केयर।